ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, सिग्मा सी टी शुड बी ग्रेटर देन, है ना, ऊपर से फॉर्मूला ले लेते हैं अपन। सिग्मा सी टी शुड बी ग्रेटर देन टी अपॉन 1000 टी प्लस m-1 अपॉन m-1 इंटू ए एस टी। ये इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा मैं ठीक है, सिग्मा सी टी शुड बी ग्रेटर देन टी अपॉन 1000 टी प्लस m-1 सिग्मा ए एस टी। 1000 मल्टीप्लाई बाय, मैं मल्टीप्लाई को स्टार से लगा रहा हूँ, है ना, और ये पूरा एक साथ नीचे है, टी के अपॉन में है ये पूरा, है ना, ये पूरा टी के नीचे है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो। तो सिग्मा सी टी शुड बी ग्रेटर देन, टी हमारा है 261 इंटू 1000, टोटल के डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई बाई टी जो कि अननोन है, प्लस सर ये फॉर्मूले में जो 1000 है वो इनटू में है कि डिवाइड में है? कौन सा वाला बेटा, ये जो है, ये वाला, ये वाला, हाँ। ये डिवाइड में बेटा, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ये पूरे के डिवाइड में, ये टी के पूरे के डिवाइड में ये पूरा है, ओके सर। टी के पूरे के डिवाइड में ये है पूरा। ठीक है, ओके। तो 261 इंटू 1000, फिर पूरे के डिवाइड में, मैं इसलिए एक्चुअली पूरे के डिवाइड के चक्कर में यहाँ बाहर ब्रैकेट भी लगा रहा हूँ, है ना, प्लस 9.33 हमारा m की वैल्यू है, -1 मल्टीप्लाई बाय ए एस टी जो हमारा आया 2093 ब्रैकेट ही क्लोज, है ना, ये पूरा जो आपका नीचे, ये आपका पूरा डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ है ये। ठीक है, सिग्मा सी टी की वैल्यू भी पहले मैं यहाँ रख देता हूँ। सिग्मा सी टी की वैल्यू कितनी है, 1.5। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा टी शुड बी ग्रेटर देन 157 mm। ठीक है, हैंस प्रोवाइड, ऑब्वियसली हम बड़ा ही लेंगे, हमको मिनिमम 157 लेना है, सो हैंस प्रोवाइड टी इक्वल्स टू 200 mm with an effective cover of 30 mm। ठीक है, टोटल जो थिकनेस है वॉल की वो 200 mm लेंगे, जिसमें 30 mm आपका इफेक्टिव कवर रहेगा। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे वर्टिकल, वर्टिकल। वर्टिकल स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमको मिनिमम क्राइटेरिया पता ही है वर्टिकल स्टील का। वर्टिकल स्टील इज प्रोवाइडेड कितना, @ 0.35। हाँ 0.35% 3% ऑफ द सरफेस जोन। ठीक, और जो आपका ऑब्वियस है, जो मैक्सिमम उसकी थिकनेस या उसका बोल सकते हैं स्पेसिंग होना चाहिए, शुड बी लेस देन 300 mm। ठीक है, तो ए एस टी मिनिमम इक्वल टू 0.35। ठीक है, डिवाइड बाय 100 परसेंटेज, मतलब अपन नॉर्मलाइज में कन्वर्ट किया,
फिर पूरे के मल्टीप्लाई में है ना, ये एक साथ है 0.35 डिवाइड बाय 100, फिर पूरे के मल्टीप्लाई में 1000, 1 मीटर अपन देखते हैं, इंटू 200 बाय 2, सेंटर पे लगाते हैं अपन, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 350 mm²। ठीक है, सो प्रोवाइड 10 mm dia bars at 200 mm center to center in the vertical direction। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सबको पता ही इतना एक सरफेस जोन कब निकालना है। अब डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब, आखिरी स्टेप है हमारी। डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब। अब क्या क्राइटेरिया है, हमको पता है हमारा जो टैंक है वो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, तो एज द टैंक इज resting on ground, providing मिनिमम हमको 150 mm से 200 mm के बीच में रहती है, तो थिकनेस ऑफ 200 mm एंड मिनिमम स्टील वही रहेगा 0.35%। तो जो एरिया ऑफ स्टील AST यहाँ से निकलेगा, वो आएगा 350 mm²। ठीक है, हमने वर्टिकल स्टील या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाला था, वो भी सरफेस का कितना 0.35% ही था, और यहाँ भी लगभग उतना ही 0.35% ही ले रहे हैं, इसलिए यहाँ भी AST की वैल्यू कितनी आ रही है, 350 mm ही आ रही है। समझ गए ना क्यों सेम आया, क्योंकि वहाँ जबकि हमने वॉल के रिस्पेक्ट में नहीं लिया है, हमारी वॉल की थिकनेस भी 200 mm है और हमारी स्लैब की थिकनेस भी हमने कितनी ली है, 200 mm। तो उसका आप सरफेस एरिया देखोगे तो सेम ही रहेगा ना, 200 mm का है तो सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा थिकनेस के हिसाब से। ठीक है ना, तो इस वजह से हमारा यहाँ पर AST कितना आ रहा है, वही 350 ही आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से कैलकुलेशन अलग से नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो अब स्लैब में हम देते कैसे हैं रीइंफोर्समेंट, तो प्रोवाइडिंग हाफ, ये हमारा टोटल है, तो हाफ ऑन ईच फेस, दैट इज 175 mm²। ठीक है, hence providing 8 mm diameter bars at 250 mm center to center on each face। ठीक है, किसी कोई समस्या है इसमें? सिग्मा CT का हमने फॉर्मूला लगाया वॉल की थिकनेस निकालने के लिए, जहाँ से हमको मालूम पड़ा कि हम वॉल की थिकनेस मिनिमम 157 mm ले सकते हैं, इसलिए हमने 157 तो ऑब्वियस हम नहीं लेंगे, हमने कितनी ली है, 200 mm इफेक्टिव थिकनेस ली विथ 30 mm कवर के साथ में।
फिर हमने वर्टिकल स्टील या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाला, जिस जो होता है वर्टिकल स्टील क्या होता है, जो भी सरफेस जोन है उसका 0.35% हम वर्टिकल सर्फ देते हैं, है ना। और थिकनेस या आप बोल सकते हैं कि जो स्पेसिंग रहती है वो मैक्सिमम 300 mm हो सकती है, उससे कम ही रहती है स्पेसिंग जो है। तो AST मिनिमम जो दिया हमने वो निकाला हमने 0.35/100 इंटू 1000 इंटू 200/2 सेंटर पे क्योंकि देते हैं, तो वो आया हमारा 350 mm²। वहाँ पर हमने दिए प्रोवाइड 10 mm डायमीटर बार 200 mm सेंटर टू सेंटर इन वर्टिकल डायरेक्शन। फिर डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब तो सेम कि टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है, तो जो मिनिमम स्लैब का जो हम स्लैब देते हैं वो 150 से 200 mm के बीच में देते हैं। देखो ऐसा कहते ही, ऐसा कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है कि जैसे मैंने अभी ये 200 mm ले लिए तो 200 mm ही होगा तो ही सही होगा, नहीं, किसी ने उसको 175 180 कुछ भी लिया। पर जनरली हम क्या रहते हैं, राउंड ऑफ लेते हैं। मान लो हमने 150 लिया है और हमको वो नहीं जम रहा तो 125, 150 तो आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। 150 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारी वॉल की थिकनेस की भी क्या है 157 mm कम से कम आई है, तो लगभग आपको 200 mm का थिकनेस तो आपके स्लैब की लेनी ही पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल के उसके AST निकाला है। वो प्रोवाइडिंग, ये हमारा टोटल AST आया। अब हम दोनों डायरेक्शनों में रिइंफोर्समेंट देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, बॉटम में भी देंगे और टॉप सरफेस पे भी देंगे। तो प्रोवाइडिंग हाफ ऑन ईच फेस दैट इज 175 mm और प्रोवाइडिंग 8 mm डायमीटर एट 250 mm सेंटर टू सेंटर ऑन ईच फेस। प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? सर प्रॉब्लम नहीं, बस ये नहीं जो बेस स्लैब का है या वॉल के थिकनेस पर ही डिपेंड करेगा कि इससे कम नहीं, नहीं ले सकता मैं। तुमने, मैंने स्टार्टिंग में तुमको बेसिक जब बढ़ाया था तब देखा नहीं तुमने? देखो और देखो, सबसे पहली बात तो मिनिमम reinforcement इन वॉल फ्लोर एंड रूफ इन ईच ऑफ टू डायरेक्शन एट राइट एंगल विद इन ईच सरफेस जोन शुड नॉट बी लेस देन 0.35% ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस जोन। ठीक है, यहाँ से तो क्लियर है कि हम सब में एक जैसा परसेंटेज रहते हैं। यस सर। इन टैंक्स वॉल्स एंड स्लैब हैविंग थिकनेस लेस देन 200 mm द reinforcement कैन बी प्लस इन 1। अब देखो क्या है, मुझे एक बात बताओ कि जब वॉल की थिकनेस तुम्हारी मिनिमम कितनी आ रही है 157, मतलब उससे कम थिकनेस हम ले नहीं सकते। ये ठीक कितना आ रहा है आपका 157 mm। तो वॉल की थिकनेस से मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, अब ऑब्वियस है कि ज़्यादा थिकनेस है उसकी वॉल की, तो स्लैब की थिकनेस भी लगभग, देखो स्लैब की थिकनेस जनरली 150 mm से 200 mm के बीच में रखते हैं। और 150 mm कहाँ रखी जाती है, कोई बताएगा? जब हम वन वे स्लैब बनाते हैं ना, समझते हो ना, वन वे टू वे। यस सर। वन वे स्लैब में जनरली थिकनेस कम होती है, टू वे स्लैब में ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें कटलमेंट वगैरह भी करना होता है जब नंबर ऑफ बार ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि समझने के लिए आप 200 mm से ज़्यादा की कभी थिकनेस वैसे भी नहीं लोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये 200 mm ही लो, आप चाहो तो 175 ले लो, आप चाहो तो 150 ले लो। 150 लोगे तो क्या होगा, 150 लोगे तो ये AST है ना कम आएगा, ठीक है। और है ना वो डिफ्लेक्शन में आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा स्लैब का हम ना चेक नहीं लगा रहे हैं, है ना, अभी क्योंकि हम डिजाइन वाटर टैंक की कर रहे हैं। जब आपने स्लैब तो पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा ना स्लैब तो? यस सर। हाँ तो सर स्लैब का लेकिन अपन 150 अगर यहाँ पे लेंगे तो फिर तो फेल हो जाएगा ना अपना चेक। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं कि अभी ये वाटर टैंक का डिजाइन है, इसलिए हम इन डेप्थ नहीं जा रहे। नहीं तो यहाँ पर तो क्या करना चाहिए कि यहाँ पर तो और डिटेल में जाना चाहिए। अभी यहाँ जैसे स्लैब का है तो यहाँ तो पूरी स्लैब की एक पूरी डिजाइन तुमको पता है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, मतलब फाउंडेशन की जो डिजाइन होती है, ठीक है ना। ये बेस स्लैब है, अभी तो बेस स्लैब के नीचे लीन कंक्रीट डालते हैं, डायरेक्ट उसको रेस्ट करते हैं, तो ये बेस स्लैब पूरी स्लैब की डिजाइन यहाँ आनी चाहिए, जिसमें डिफ्लेक्शन का चेक और सबके चेक लगते हैं, मूवमेंट चेक लगाते हैं, मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, वो सब करना चाहिए। तो जब हम ये इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तब उतनी डिटेलिंग में नहीं जाते हैं उसमें। हमारा अभी यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर अभी हमारा इंपॉर्टेंस है ये चीज़ें निकालना, वॉल के थिकनेस और ये हुक टेंशन और ये वाटर टैंक का डिजाइन कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमको जो डायरेक्ट चीजें दी हुई है 0.35 पर, आप तो बना लो कि हमको 175 से 200 mm के बीच में थिकनेस लेनी है स्लैब की, ठीक है ना। यस सर।
उसका कोई मतलब ये थंब रूल ही मान लो एक तरीके से, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया सच नहीं है। मैंने आपको बोला है 150 mm से 200 mm के बीच में है, आपकी जो मर्जी हो आप वो ले लो, ठीक है। लेकिन हम हमेशा कैलकुलेशन पर्पज से या हमारे ईज ऑफ उससे हम क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ में ही लेते हैं। 175 या मतलब मैं 25-25 के केस में इसलिए बता रहा हूँ, है ना। 150 लिया, 125 175 लिया या फिर 200 लिया, है ना। उससे ऊपर की स्लैब नहीं बनाते हैं। बहुत रेयरली कोई बहुत अलग की कोई डिज़ाइन हो तो हो सकता है 200 mm की स्लैब से ऊपर बन जाए, पर 200 mm की स्लैब से ऊपर डालते ही नहीं है वैसे तो प्रैक्टिकली, ठीक है। इसका एक डायग्राम है, मैं कोशिश करता हूँ कैमरे में से दिखाने की, वैसे दिखेगा नहीं है क्योंकि मैंने फ़ोटो खींचे नहीं थे। पिछली बार जैसे डायग्राम बनेगा, एक मिनट, दिख रहा है डायग्राम? डायग्राम दिख रहा है? नो सर। जिससे पर क्लियर नहीं हुई। हाँ, वो फोकस इसमें ऑटो फोकस थोड़ी रहता है कैमरे में। ठीक है, ये वो पिछली बार जैसा डायग्राम था ना सेम है, जो हमने निकाला है, बस सीधे सीधे वही बनाया है और क्या। ठीक है, जो पिछली बार हमने निकाला था वही, जो अभी सब फाइंड आउट करा है, वैसी ही स्लैब बनेगी, वैसी सब बनेगी। मैं पिछले बार वाला डायग्राम दिखा देता हूँ। बस मेरे को मिल जाए डायग्राम के बाद। ठीक है, बस सिमिलर यही यही डायग्राम है ना। यहाँ पर ये 100 mm की जगह 200 mm है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्टिकल है ये 8 mm की जगह 10 mm के बार है, जो कि 200 mm पे है। 200 mm सेंटर टू सेंटर पे है ना। डिटेलिंग तो वही रहेगी और क्या रहेगा, है ना। यहाँ पर हमने फ्री बोर्ड भी कैलकुलेट करा है, तो यहाँ टॉप वॉल से यहाँ तक की जो फ्री बोर्ड है वो हमारा 0.2 मीटर या 200 mm है। ठीक है, टोटल हमारी वॉल की हाइट जो है 4.5 है, 4.5 मीटर है। और जो हमने ऊपर का सरफेस हाफ में लिया है ये 2 मीटर तक लिया है। 2 मीटर के बाद हमने स्पेसिंग कम कर दी है ना। 20 mm के डायमीटर है, 12 mm की जगह 20 mm के, डिटेल सेम है। आप मान लो डायग्राम सेम बनेगा, सिर्फ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ निकाला है वो चीज़ डाल देंगे, है ना। डायमीटर हमारा 5.1 की जगह क्या है, 11.6 मीटर है। ठीक है ना, डायग्राम तो सेम ही बनेगा, बस आप अपन ने जो क्वेश्चन में निकाला वो यहाँ लगाना है, रखना। ठीक है ना, लिखना वही चीज़ है। ऐसे बाकी कोई मेजर वो नहीं है, डायग्राम सेम बनता है। इस तरीके से रीइंफोर्समेंट आएगा, इसी तरीके से जॉइंट सिलेंगे, वो सब सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, अभी हमने जो देखा है वो कौन सा था, फ्लेक्सिबल बेस। अभी जो क्वेश्चन अपन ने किया है वो काय का किया है, फ्लेक्सिबल बेस का। सर एक क्वेश्चन और फ्लेक्सिबल बेस का करवा दो, उसके बाद रिजिड का करवा देना। ऐसा? नहीं मतलब हम लोगों को दे दो, आप सर करवाओ। हमें दे दीजिए, हम कर लेंगे ऐसा। क्या अच्छा, प्रैक्टिस हो जाएगी सर, बुक नहीं है ना। हम्म, ठीक है। मेरे बुक में वाले को अपन ने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, इसलिए मैं देख रहा हूँ दूसरे बुक में कोई क्वेश्चन अच्छा मिल जाए। अच्छा, किसके किसके पास बीसी में बुक है? सर मेरे पास। और
सर हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मैं अभी अभी जो अपनी बात चल रही थी ना कि स्लैब में इतना क्यों लेते हैं उतना क्यों लेते हैं, आप बीसी पुन्या यदि बुक को देखोगे ना तो बीसी पुन्या में आपको पूरे डिजाइन मिलेंगे, मतलब उसमें बेस स्लैब भी पूरे तरीके से डिजाइन करी, जिस तरीके से स्लैब डिजाइन होती है ना, पूरे डिफ्लेक्शन निकाल के रिएक्शंस निकालने के बाद फिर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जनरली हमको स्लैब डिजाइन करना तो आती है, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में टैंक डिजाइन करते हैं तब तो हम पूरा करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, यदि मैं आपको पूरा डिजाइन करना है, इसीलिए मैं बीसी पुन में हम लोग नहीं रिफर करते हैं जनरली वाटर टैंक या कोई भी हो आपका, कोई भी डिजाइन वाले चीजों में हम जनरली बीसी पुन में इसलिए नहीं करते कि बीसी पुन में एक्चुअल डिटेल में देता है, ठीक है, जो एग्जैक्टली वैसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं और कंसेप्ट समझ के हमारा जो क्वेश्चन जितना इजी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लो क्वेश्चन लिखो। सर डिजाइन a circular water tank with flexible base resting on ground to store 50,000 liters of water. The depth of tank may be kept 4 meter. Use M25 concrete and Fe415 sheet, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है ना। 50,000 लीटर कैपेसिटी है यस सर। वाटर टैंक की, है ना। 4 मीटर हमको हाइट बोली हुई है, डेप्थ ऑफ टैंक, ठीक है। यूज M25 कॉन्क्रीट है ना, Fe415। अब जो देखो रिजिड बेस जो होता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल बेस में अंतर क्या है, सिर्फ इतना सा है कि फ्लेक्सिबल बेस में जो हमारा जॉइंट है बेस स्लैब और वॉल के बीच में जॉइंट, वो हम कैसे फ्लेक्सिबल रखते हैं, जिसमें हम क्या जॉइंट सीलिंग और इनसे उसको पैक कर देते हैं, है ना। लेकिन वो उनके बीच में गैप होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, दोनों एक दूसरे लगे हुए होते हैं। सिमिलरली रिजिड जॉइंट क्या होता है, रिजिड जॉइंट में ये दोनों जॉइंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं या रिजिड होते हैं, है ना। टैंक की स्लैब और जो फ्लोर और वॉल होती है उसके बीच में जो जॉइंट होता है उस इसको रिजिड बेस जो होता है, सर्कुलर टैंक रिजिड जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल, इसको अप्रोक्सीमेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड भी बोला जाता है। एक मिनट, अप्रोक्सीमेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जैसे हम लोग ने अभी सर्कुलर वाटर टैंक में हमने क्या करा, हुक टेंशन के थ्रू हमको पता है कि पानी का जो प्रेशर आता है वो डायगोनली, मतलब सर्कुलर टैंक में बाहर की साइड में से डायरेक्ट लगता है, जिसको हम हुक टेंशन बोलते हैं, और हम हुक टेंशन का फाइंड आउट करते हैं। पर जब हम सर्कुलर टैंक में रिजिड जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल करते हैं तो जो फ्लोर और वॉल के बीच में लोडिंग कंडीशंस है, ठीक है, वो उसको हम क्या मानते हैं कि वो ट्रायंगुलर लोडिंग लगेगी, ठीक है। हम उसमें क्या मानते हैं कि जो लोडिंग लगेगी वो हमारी वॉल पे और इस पे कैसे लगेगी, लगेगा हुक टेंशन ही। हम उसको क्या करेंगे, हुक टेंशन को हम फाइंड आउट करके उसको कंसिडर करेंगे कि वो कैसा लग रहा है, इस तरीके से ट्रायंगुलर लोडिंग लग रही है, ठीक है।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज का मतलब एग्जैक्ट कंपोनेंट निकालते हैं हम फोर्सेस के। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं इसमें बनाने की। अभी शुरू से इसमें 11 ही लोग थे ना, कोई कम तो नहीं हुआ ना? अब अटेंडेंस ले रहा हूँ। देखो ट्रायंगुलर लोडिंग वैसे जनरली सबको पता है ट्रायंगुलर लोडिंग कैसी होती है। जैसे हम लोग बाकी जगह ही पढ़ते हैं, इसमें नाम दे देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये वाला आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है। अभी सिर्फ डायग्राम बना लो, आज ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये बी डैश पॉइंट है। ठीक है, और इसमें अपने को इस चिप से हैशिंग भी करनी है। आप सीधे सीधे लाइनें बनाना। ये जो है लोड फॉर हुक टेंशन, लोड फॉर हुक टेंशन। यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर भी आपके इस तरीके से हैशिंग करनी है, या हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, यहाँ रहेगा लोड फॉर कैंटिलीवर एक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो रहेगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा वो रहेगा आपका गामा एच। क्या मालूम क्या लिख रहा है। गामा इंटू कैपिटल एच। ठीक है, और टोटल जो है हाइट है ये टोटल एच है, ए से ओ जीरो है वो एच है। ठीक है ना। ट्रायंगुलर लोडिंग अपन ने पहले भी पढ़ी होगी। इसमें टॉप जो ए पॉइंट है यहाँ पर लोड सबसे कम होता है 0, फिर धीरे 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 हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पानी का वेट बढ़ता जाता है और आपका लोड बढ़ता जाता है। अब सब ये जनरली की लोड केस का होता है, केस होता है रेक्टेंगुलर टैंक का, लेकिन इसको रिजिड फ्लोर जब हम ये एनालिसिस करते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड करते हैं तब हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि हमारा पानी का वेट जो हमारे टैंक में लग रहा है, वॉल में लग रहा है, वो भी इसी तरीके से लग रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हम बाद में तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसमें क्या है, हमको निकालना वही है हुक टेंशन। देखो यहाँ क्या लिखा है, लोड फॉर हुक टेंशन। हमने ऊपर वाला जो है h/3, कोई बता सकता है ये h - h या h/3 क्या है? h/3 क्या है?
h/3 क्या है जल्दी बता दो। h/3 क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल का क्या है ये, कौन सी हाइट है ये? जल्दी, अपन फाइनल ईयर में। क्या बोलते हैं? अरे CG/VG किसी ने सुना है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अच्छा सर, ये h/3। हाँ, h/3 और 2h/3 किसी ने सुना है क्या? यस सर, इसका सीजी होता है ना, हम्म। जैसे नीचे वाला पोर्शन h/3 हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन 2h/3 हो जाएगा। तो और क्या पूछ रहा हूँ मैं फिर? यही मुझे तो। लगा सर ये दूसरी समझ में नहीं अरे आया था क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा टोटल हाइट h है, तो मैं ये पूछ रहा था कि h/3 क्या है। तो अच्छा h/3 क्या अच्छा, है, हाँ सर h/3 ये तो सीजी है। बॉटम से हाइट होता है, जो CG की हाइट होती है, CG की डिस्टेंस होती है बॉटम से, और टॉप से 2h/3। यहाँ देखो क्या लिखा है, h-h। टोटल h में से मैं यदि h/3 हटाऊंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 2h/3 मिलेगा ऊपर मेरे को। ठीक है ना? यस। वो तो कंफ्यूजन करने के लिए बेटा, यही चीज, यही तो बात है, यही तो चीज अपने को समझना रहती है इतना फाइनल ईयर में आने के बाद। चलो इसको अब कल पढ़ेंगे, ठीक है? सर ये लोड फॉर कैंटिलीवर एक्शन, ये इसमें बताऊंगा ना